हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन में हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 15। इस 14 चैप्टर, ओके 15 तो हमारा पॉलीमर है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 10, 11, 12, 13 हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 14th चैप्टर है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलूं तो ये हमारा 5th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, हिंदी में बोलेंगे जैव अणु। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूं कि इस पूरी केमिस्ट्री में हम बायोलॉजी को रिलेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन, ये सब चीजें हम बायो में सुनते हैं, तो उनका लिंक हमारी केमिस्ट्री से कैसे है, उनका क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, उनकी क्या संरचनाएं होती है, हमें इस चैप्टर में जानना है। तो बच्चों, जैव अणु जो चैप्टर है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, ये आपका आसान सा ही चैप्टर है। इसका स्कोर 10, 11, 12, 13 चैप्टर के कंपैरिजन में कम है, लेकिन हमें फिर भी इसको अच्छे से करना है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो हमें कोई भी टॉपिक या कोई भी एनसीईआरटी की लाइन को तो स्किप करना ही नहीं है। ओके, अब ये चैप्टर मैंने आपको पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स फॉर्म कर सकते हैं, आप चाहें तो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब हम बुक में से ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इट सीम्स वेरी बोरिंग। हमें लगता है कि ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, और वो हमें बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि हम हर चीज के स्ट्रक्चर पे उसमें जाते हैं। बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगी ऐसा नहीं है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को समझ के बनाओगे ना तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच, ये बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं जैव रसायन, और उसी में हम इस जैव अणु का अध्ययन करते हैं। हमने ये देखा कि सबसे बेसिक चीज हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण 3 कैटेगरी में किया हुआ है। एक होते हैं आपके मोनो, एक होते हैं डाई, या आप उसको ऑलिगो भी कह सकते हो क्योंकि 2 से लेकर 10 कार्बन उसी कैटेगरी में आते हैं, और एक होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और मोनोसैकेराइड्स में बेसिकली हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को पढ़ते हैं, तो उनकी जो शर्करा होती है उसको हम एल्डोज और कीटोज कहते हैं। इसके अलावा मैंने एक जनरल डिस्क्रिप्शन आपको दिया था ग्लूकोज के बारे में। फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ग्लूकोज को बनाने की मैंने आपको वहां पर 2 विधि बताई कि कैसे ग्लूकोज को सुक्रोज से बनाया जाता है। सुक्रोज का मतलब होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो शर्करा खाने में प्रयोग में लेते हैं वो आपकी सुक्रोज होती है, और दूसरा होता है आपका स्टार्च। दोनों से ही ग्लूकोज कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया था। अब आज के लेक्चर में हम ग्लूकोज टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और साथ में ग्लूकोज के हम कार्बोहाइड्रेट्स के अन्य वर्गीकरणों के बारे में भी जानेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर 2 भी बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और उनका वर्गीकरण। ठीक है, अब मैं अगर ग्लूकोज की बात करती हूँ, मैं फ्रक्टोज की बात करती हूँ, अगर मैं डायसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की बात करती हूँ, तो हैं तो सब अल्टीमेटली क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें इन्हीं के वर्गीकरण में सारी चीजों को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम अपनी कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे विद द ग्लूकोज, और आज हमें देखना है कि ग्लूकोज जो होता है उसकी संरचना कैसे होती है, ग्लूकोज कैसे अपनी चक्रीय संरचना दर्शाता है, वो भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फिक्स है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है ग्लूकोज की संरचना से। मार्क इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करें ग्लूकोज से। ग्लूकोज एक ऐसा, मैं बोलूंगी, सब्सटेंस है जो नेचर में, आपके प्रकृति में बहुतायत पाया जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं मीठे फलों में, और प्रकृति में जितनी भी मीठी चीजें हैं ना, सब में आपको ग्लूकोज किसी न किसी रूप में मिलेगा। कल मैंने आपको बताया कि ये जो ग्लूकोज होता है इसका सूत्र होता है C6H12O6, यही बताया। अब इस ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? ये ग्लूकोज जो होती है ना आपकी, ये एल्डिहाइड ग्रुप से भी मिलके बनती है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, और अगर हम इसके कन्वर्जन्स करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो ग्लूकोज है इसका एक और नाम है, वो क्या है? इसे
डेक्ट्रोज भी कहा जाता है। डेक्स्ट्रोज क्या कहते हैं? इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। यहां पे आप स और लगा दीजिए। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। क्लियर? अब ये एक्चुअल में है क्या? ये आपका एल्डोज टाइप का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, जब मैं आपको इसकी संरचना बताऊंगी, तो आप देखोगे कि इसमें सबसे टॉप पर जो आएगा ना, वो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप आएगा। तो इसका मतलब हम ग्लूकोज को और क्या कह सकते हैं? इसे हम, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, तो इसको हम एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पृथ्वी में या पृथ्वी पर बहुतायत रूप में पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है ये मीठी चीजों में। ठीक है। किस किस का एकलक होता है? एकलक मतलब ये मोनोमर होता है। ये आपका स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट तो ये ऑलरेडी खुद है। इन सब का एकलक होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज, सूत्र ध्यान रखो, C6H12O6। दूसरा नाम ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। अब इसको डेक्स्ट्रो क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको स्ट्रक्चर जब बताऊंगी तब मैं आपको पूरी बात समझाऊंगी। एल्डोहेक्सोज कहते हैं। हेक्सोज कहने का मतलब क्या है? हेक्स मतलब होते हैं 6। तो देखो इसके फॉर्मूले में 6 कार्बन है। और एल्डो क्यों बोला? क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप कहीं ना कहीं अभी आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर बहुतायत रूप में पाया जाता है। बहुत सारी जो मीठी चीजें होती है वो ग्लूकोज उनके अंदर होता है। और बेसिकली आप देखोगे स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, आपके अमीनो एसिड्स, इन सब में ग्लूकोज किसी ना किसी रूप में आपको मिलता है। यह उनका एकलक होता है। एकलक मतलब मोनोमर। क्लियर इतना? चलिए अब समझते हैं। ये तो बेसिक बेसिक बातें हमने ग्लूकोज के बारे में कर ली, ग्लूकोज की संरचना के बारे में। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया? इसका आणविक सूत्र, इसका आणविक सूत्र क्या बताया? C6H12O6। तो इसका आणविक सूत्र होता है बच्चों C6H12O6। ठीक है। अब अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हो, अगर आप ग्लूकोज की संरचना बनाते हो, तो ग्लूकोज की संरचना आपको किस रूप में देखने को मिलेगी? ये जो मैं स्ट्रक्चर यहां पर बना रही हूं, ये स्ट्रक्चर आपको बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक है। देखो होगा क्या? सबसे पहले होगा CHO ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ये एल्डोहेक्सोज है, तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप यहां पर लेना जरूरी है। उसके बाद में ये जो आपके CHOH ग्रुप होते हैं, ये होते हैं 4, और यहां होता है CH2OH। ये जो मैंने संरचना बनाई है, ये किसकी संरचना है? ये आपके ग्लूकोज की संरचना है। और इस संरचना को आपको ध्यान में रखना है। देखो कार्बन कितने हुए? 1 यहां, 4 यहां, और सॉरी 1 यहां, 4 यहां पर, और एक आपके यहां पर हो गया 5। हाइड्रोजन कितने हुए? 4, 2 और 1 3, 7, और एक हो गया यहां पर 8। ऑक्सीजन कितने हुए? 4 और 1 5, और एक हो गया यहां पर 6। ठीक है। बाकी चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर बैलेंस करते हुए, लगाते हुए चलना पड़ेगा। तभी हम बोलेंगे कि ये जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट है। क्लियर? तो ये होता है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब आगे जाके हम ये देखेंगे कि ये जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम और भी ज्यादा हम बोलेंगे कि और भी ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें हम इसके H और OH ग्रुप्स को अलग अलग करके बनाएंगे। वो संरचना मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। पर पहले आपको क्या जानना है कि ये जो होता है ये आपका बेसिकली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले अगर मैं इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को HI के साथ गर्म करती हूँ, HI क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। तो देखो आपको क्या मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पहली अभिक्रिया की।
पहली अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे ग्लूकोज की? HI के साथ। पहली अभिक्रिया HI के साथ, HI का मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब देखो अगर ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट कर दिया तो सिंपली आपको यहां पर मिलेगा हेक्सेन की सीधी श्रृंखला, जिसको हम बोलेंगे एन हेक्सेन। और हेक्सेन क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो आप यहाँ पर कितने ग्लूकोज हैं आपके पास, यहाँ टोटल आपके पास ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो देखो अगर मैंने इस स्ट्रक्चर को CHO, COH, OH 4 हो गए, यहां हो गया आपका C2, CH2OH। करना क्या है? इसको हीट करना है, गर्म करना है। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में। तो ये स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज है और यहां आपको N, CH2, CH3, CH2, 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 3, 4, 5 और ये हो गए 6 कार्बन। तो यहां क्या मिला? जब आपने सिंपली इसको HI के साथ गर्म किया तो ये जो आपका ग्लूकोज था ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया आपका एन हेक्सेन में। क्लियर? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। पहली अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई? पहली अभिक्रिया मैंने इसकी HI के साथ करवाई। क्लियर इतना? चलो, तो हमें पता पड़ा कि ग्लूकोज को अगर हम HI के साथ गर्म करते हैं तो सीधा हमको एक एन हेक्सेन मिलती है जो हमारे कार्बन की सीधी श्रृंखला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया की तरफ कि ग्लूकोज की संरचना में हमें दूसरी अभिक्रिया क्या देखनी है। तो अब बात करेंगे हम दूसरी अभिक्रिया। देखते हैं दूसरी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया करवानी है आपको NH2 के साथ। NH2 में आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं कि आपको अभिक्रिया करानी है अमीन के साथ। ठीक है, अब देखना होगा क्या। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। यहाँ पर ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूं तो यहाँ पे मेरे पास CHO है, यहाँ पर मेरे पास CHOH 4 है और यहाँ जो ग्रुप है वो मेरे पास CH2OH है। किसके साथ करवानी है अभिक्रिया? अमीन के साथ। अमीन होता है आपका NH2। ठीक है, जब आप इस अमीन के साथ इस ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाते हो तो देखो इन दोनों नीचे वालों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? इस एल्डिहाइड के ऊपर आएगा, है ना। तो ये क्या करेगा बच्चों? देखो ये बना देगा CH डबल बॉन्ड NH, CHOH यहां हो जाएंगे 4 और यहां बच जाएगा आपका CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोज है। अभिक्रिया किसके साथ कराई? अमीन के साथ कराई। ये NH अपना NH दे देगा और एक H और एक H यहां से वाटर बन के आपके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या था? ये था हमारा ग्लूकोज, ये था हमारा ग्लूकोज और ये जो बना है ना इसको बोला जाता है इमीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम इमीन। तो अगर आप NH2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको यहां पर इमीन प्राप्त होगा। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरी अभिक्रिया के साथ। तो देखते हैं कि तीसरी अभिक्रिया क्या होगी। ग्लूकोज की जो आपकी तीसरी अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। कि आप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो देखो ये रहा आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं हम? इसका कर रहे हैं ऑक्सीकरण। अब आपको पता है बच्चों, मैंने आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि अगर आप कोई भी एल्डिहाइड या अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो एल्डिहाइड और आपके अल्कोहल
ऑक्सीकरण करने पे, ऑक्सीडेशन करने पे आपको हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो देखो यहाँ भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ आपका अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर मैं इसको किसी की भी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दूं तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये CHO क्या बन जाएगा, COOH। ये CHOH4 ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये ग्रुप भी क्या बन गया, ये भी आपका COOH। तो इसका मतलब बीच में CHOH4 और COOH इधर, COOH इधर, ठीक है। तो होगा क्या, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला ग्लूकोज। और अगर इस ग्लूकोज के फॉर्मूले में आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाते हैं तो आप इसको बोलते हो सैक्रिक एसिड। क्या बोलोगे, सैक्रिक एसिड। तो ये हुआ हमारा ग्लूकोज और ये हुआ हमारा सैक्रिक अम्ल। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सैक्रिक अम्ल। अब अगर इस ग्रुप में आपके पास एक ही COOH है, ठीक है, एक ही COOH है, तीनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना। यहां पर मैंने दोनों को COOH कर दिया, दोनों ग्रुप्स को मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप बना लिया। अगर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी में आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो आप उसको सैकरिक अम्ल बोलोगे। लेकिन अगर एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके पास प्रेजेंट है, नीचे वाला आपका अल्कोहलिक ग्रुप ही है, तो उसको आप ग्लूकोनिक अम्ल कहोगे। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ ग्लूकोनिक एसिड। हिंदी में हम लिखेंगे तो बोलेंगे ग्लूकोनिक अम्ल। क्लियर इतना। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, ये आपके ग्लूकोज की तीसरी अभिक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं हम चौथी अभिक्रिया की तरफ। ग्लूकोज में हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है वो हम लिखेंगे HCN की अभिक्रिया ग्लूकोज के साथ, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप जानते हो, CHO, CHOH होल 4, CH2OH। अब आपको पता है कि जब हम इसमें HCN को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। आप ये देखोगे कि ये आपका जो CHOH होल 4 है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, CH2OH भी आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, ये हमेशा वहां अटैक करता है जहां पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप पे आपको एक साइड तो CN मिल जाएगा और एक साइड आपको OH मिल जाएगा, ठीक है। CHO हट जाएगा, एक साइड CN एक साइड OH, और इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो ये थी ग्लूकोज की चौथी अभिक्रिया। आगे मैं बात करूं पांचवी अभिक्रिया की, तो ग्लूकोज की जो पांचवी अभिक्रिया होती है ना वो ब्रोमीन वाटर के साथ होती है। किसके साथ होती है, ब्रोमीन वाटर के साथ, जो एक है ना दुर्बल ऑक्सीकरक का काम करता है और ये इसको ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आप दोबारा से ग्लूकोज लेके चलोगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम सबको याद है, CHO, CHOH होल 4, CH2OH। क्या करना है, इसको हमको Br2 वाटर की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में हमको इसको ऑक्सीकृत करवाना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप आपका ऑक्सीकृत होगा और ये एल्डिहाइड ग्रुप आपका ऑक्सीकृत हो जाएगा COOH में। यहाँ मिलेगा बच्चों आपको CHOH होल 4 और यहाँ मिलेगा आपको CH2OH, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लूकोनिक अम्ल। ये क्या हुआ, COOH लिया हमने, यहाँ लगाया हमने CHOH होल 4 और ये हुआ आपका CH2OH। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ, ये फॉर्मूला हुआ आपका ग्लूकोनिक एसिड का। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। क्लियर। अब जो सिक्स्थ रिएक्शन है वो रिएक्शन होती है ग्लूकोज की एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, एनहाइड्राइड के साथ हम ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे। तो एनहाइड्राइड के साथ जब आप अभिक्रिया करवाओगे तो पहले हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, CHO, CHOH होल 4, CH2OH, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर किसके हैं, ये सब बच्चों आपका ग्लूकोज है। और ग्लूकोज को पहले हमने साइनोहाइड्राइड बनाया, फिर हमने ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल बनाया। अब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं,
एनहाइड्राइड के साथ। अब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा रहे हैं एसीटेट एनहाइड्राइड के साथ। तो एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, इस CHO ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जो आपका एनहाइड्राइड ग्रुप जो जुड़ेगा वो इन दोनों के साथ जुड़ेगा। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 होल 4, क्योंकि यहाँ पर 4 है। फिर ये CH2OH ग्रुप को क्या लिखेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना, ये आपका एनहाइड्राइड वाला स्ट्रक्चर है, ये आपको एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन पे मिला। जब आपने ग्लूकोज को एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो एल्डिहाइड ग्रुप पे कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पर आपका CHO रहेगा, COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, एनहाइड्राइड ग्रुप उसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर आपका CH2 रहेगा और यहाँ पर COOCH3 ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पे आपको मिलता है। तो ये हुई आपकी ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ और एनहाइड्राइड के साथ। क्लियर है बच्चों। तो ये है हमारी अभिक्रिया HCN के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ और एनहाइड्राइड के साथ। तो हमने देखा कि जब HCN के साथ अभिक्रिया होती है तो साइनोहाइड्राइन बनता है, जब आपकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है ब्रोमीन वाटर के साथ, और जब आप एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करते हो तो इस एल्डिहाइड ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जो इफेक्ट आता है वो दोनों नीचे वाले ग्रुप पे आता है। तो देखो यहाँ क्या होगा, CHO, ये आपका CHO एज इट इज रहेगा, H हट जाएगा और COCH3 ग्रुप लग जाएगा। यहाँ भी CH2O एज इट इज रहेगा और COCH3 ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, CH2O और यहाँ पर COCH3। क्लियर है। फिशर ने ग्लूकोज की संरचनाओं को द्विक आबंध रूप में दर्शाया। क्या मतलब है इस बात का, फिशर नाम के जो पर्सन थे उन्होंने बोला कि हम एक बंध की जगह ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कैसे दिखाएंगे, द्विक आबंध में दिखाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड्स की फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो कि फिशर ने क्या बताया। फिशर ने कहा कि जो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो ये है, CHO CHOH 4 और यहाँ पर है CH2OH। तो फिशर ने जो संरचनाएं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बनाई वो इन्होंने कैसे बनाई देखिएगा। बोला कि हम फर्स्ट और लास्ट ग्रुप को कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब CHO ऐसा का ऐसा रहेगा। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो यहां आ जाएगा बच्चों आपका HOH, इधर आ जाएगा OHH, फिर आएगा HOH और फिर से आ जाएगा HOH और यहां लास्ट में मैं लगाऊंगी CH2OH। तो ये किसकी संरचना बनाई, ये ग्लूकोज की संरचना बनाई। और किस रूप में बनाई, द्विक आबंध के रूप में बनाई कि यहां पर भी बॉन्ड दिखे और यहां पर भी बॉन्ड दिखे। अब आप इस संरचना को ध्यान से देखना। सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज के फॉर्मूले में, तो एल्डिहाइड ग्रुप को हमने एज इट इज रखा। नीचे आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है, CH2OH को भी हमने कुछ नहीं किया। अब आपके पास CHOH कितने हैं, टोटल 4 हैं। ठीक है, अब जहां पर ये यहाँ पर लिंक है ना, यहाँ पर हर डॉट पे कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है जिसको हम शो नहीं करते हैं। तो 4 लाइन पे 4 कार्बन आ गए। अब HOH ग्रुप कितने हैं, HOH 4 हैं। तो देखो HOH OHH HOH HOH लगाया, HOH ही है, बस जो सेकेंड वाली पोजीशन पर है उसको हमने इन्वर्स कर दिया, वहां पर हमने लिखा है OH और H। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका द्विकाबंधिक संरचना है। ठीक है, अब इसी ग्लूकोज की जगह अगर मुझे सैकेरिक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी, हमें बनाना है सैकेरिक एसिड का और ग्लूकोनिक एसिड का। ठीक है, सैकेरिक एसिड मतलब हो गया आपका सैकेरिक अम्ल और ग्लूकोनिक एसिड का मतलब हो गया आपका ग्लूकोनिक
अम्ल। हमें इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। जब मैं सैकेरिक अम्ल की बात करती हूं तो ऊपर भी COOH है, नीचे भी COOH है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां आ गया आपका COOH, ये हो गया HOH, ये हो गया OHH, ये हो गया आपका HOH, दोबारा आ गया आपका HOH, और यहां पर आ गया आपका CH2OH। ठीक है, ये संरचना किसकी थी? ये संरचना पहली संरचना थी आपकी ग्लूकोज की। ये मैंने जो दूसरी संरचना बनाई ये किसकी है? ये है आपकी सैकेरिक अम्ल की। और जो मैं तीसरी संरचना बना रही हूं वो किसकी है? वो है ग्लूकोनिक अम्ल की। ठीक है, अब ग्लूकोनिक अम्ल की संरचना हम कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, ऊपर आपका COOH ग्रुप, यहां आ गया HOH, इधर आ जाएगा आपका OHH, इधर आ गया आपका HOH, और इधर भी आ गया आपका HOH, और इधर मैंने लगा दिया CH2OH। तो जब हम ग्लूकोनिक अम्ल की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही COOH ग्रुप होता है, लेकिन अगर हम सैकेरिक अम्ल की बात करते हैं तो वहां पर कितने COOH ग्रुप हैं? वहां पर मेरे पास 2 COOH ग्रुप हैं। तो इसको भी कन्वर्ट करके आपको COOH यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? ये ग्रुप भी हो गया आपका COOH ग्रुप। क्लियर? तो यहां पर भी सैकेरिक अम्ल में दोनों COOH और आपका ग्लूकोनिक अम्ल में एक COOH और एक CH2OH। तो ये हो गई आपकी फिशर के हिसाब से ग्लूकोज की संरचना। अब हम आगे जाके जब प्रयोग में लेंगे तो अधिकतर हम इन्हीं संरचनाओं की बात करेंगे, क्योंकि यही संरचनाएं आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के बोला था कि मैं ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलती हूँ। अब ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है, इसका आंसर हम अब देंगे। तो अभी हमें देखना है कि डेक्स्ट्रोलीवो क्या होता है और ग्लूकोज जो होता है वो अपनी चक्रीय संरचना को कैसे दर्शाता है। हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज जो है उसकी चक्रीय संरचना कैसी होती है, कैसे वो अपने बॉन्ड्स को शिफ्ट करके स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना है, देखिए। तो बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज को हम सही रूप में D+ ग्लूकोज नाम देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ग्लूकोज को हम क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज को हम सिर्फ ग्लूकोज नहीं लिखते, ग्लूकोज को हम D+ ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अब ये D+ ग्लूकोज क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है कि ये जो हमने D लगाया है ना, ये D आपको क्या करता है, ये उसके त्रिविम गुणों को आपको निरूपित करके बताता है ना, कि वो स्ट्रक्चर कितना समान्वयी है। तो हम D टर्म यूज करते हैं डेक्स्ट्रो के लिए और L टर्म हम यूज करते हैं लीवो के लिए। एक होता है डेक्स्ट्रो और एक L टर्म हम यूज करते हैं लीवो के लिए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर क्या होता है कि आपका जो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे जो H और OH की पोजीशन होती है ना, ये सिर्फ उसको रोटेट करके दिखाता है। तो आप ये देखोगे कि जब भी हम ग्लूकोज को लिखेंगे ना, हम D+ ग्लूकोज उसको बोलेंगे। D+ ग्लूकोज हम उसको क्यों बोल रहे हैं? इसके बोलने का अर्थ ये है कि ये इसके त्रिविम गुण जो होते हैं उनको समान्वयी रूप से क्या करता है, ये इसको निरूपित करता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, और एक स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे लिखा ये हमने ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, हम यहाँ पर डेक्स्ट्रोलीवो को समझने के लिए ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है देखो, CHO है, CH2OH है, CHO है, CH2OH है। यहाँ पर आपका एक साइड HOH है, एक साइड OHH है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसका नाम दूंगी तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ये होगा हमारा
ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब मैं इसको ग्लूकोज नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने यहाँ पे डी और एल मेंशन करके बीच के सारे कार्बन को गायब कर दिया। हमने सिर्फ CHO CH2OH के साथ एक साइड HOH लिया है, एक साइड OHH लिया है। तो ये आपका क्या हुआ, D प्लस माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हुआ आपका L माइनस माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो क्या होता है कि जब आप ये D वाला स्ट्रक्चर यूज करते हो ना, जब आप टर्म डेक्स्ट्रो यूज करते हो, तो ये क्या करता है, ये बच्चों इसकी दक्षिण ध्रुवता को बताता है। किसको बताता है, दक्षिण ध्रुवता को बताता है। तो अगर हमने D प्लस माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया है तो मुझे एक साइड H लेना पड़ेगा, एक साइड OH लेना पड़ेगा। और अगर मैंने L माइनस माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया है, मतलब अगर मैंने LIVO स्ट्रक्चर बनाया है, तो मुझे OH को इस साइड लेना पड़ेगा और H को मुझे इस साइड लेना पड़ेगा। अब बात क्यों आती है कि हमें ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को भी समझना है। तो बच्चों ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखोगे कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में जो सबसे ऊपर मौजूद एल्डिहाइड ग्रुप है ना, वो हमेशा सारी रिएक्शंस करने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर आप ग्लूकोज के किसी के साथ रिएक्शन करते हो तो वो सारी रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पर नहीं हो पाती। तो वो अगर नहीं हो पाती तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनानी पड़ती है। उस चक्रीय संरचना में हम क्या करते हैं कि हम ग्लूकोज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम वहां पर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके उसको बहुत सारी रिएक्शंस के लिए अवेलेबल बनाता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, स्ट्रक्चर हमें कुछ ग्लूकोज का इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। पहले स्ट्रक्चर में आप देखो कि हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। D प्लस और D प्लस ग्लूकोज है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज को जनरली हम ग्लूकोज नहीं लिखते, हम उसको D प्लस ग्लूकोज ही लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे और हम बीटा डी ग्लूकोज को देखेंगे कि हमने क्या मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको चक्रीय संरचना पढ़नी है। चक्रीय संरचना हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अवेलेबल बनाना है और बहुत सारी रिएक्शंस करने के लिए। तो देखो आपने क्या किया कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप था ना CHO, उसको लिखा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब क्या होता है HOH OHH HOH HOH और CH2OH। ठीक है, हमने क्या एक्सचेंज करवाया, हमने जो है इस OH को और इस फर्स्ट वाले कार्बन को, इसके बीच में हमने मॉडिफिकेशन करवाया, इसके बीच में हमने इसकी चक्रीय संरचना में शिफ्टिंग की। तो देखो होगा क्या, जब आप इस OH को यहाँ पर लगाते हो तो क्या होता है, ये OH आपका यहाँ लग गया, फिफ्थ कार्बन से उठ के OH आपका यहाँ पर मौजूद हो गया। इसने डबल बॉन्ड O ने इसके साथ बॉन्डिंग कर दी और यहाँ से देखो आपकी फिफ्थ पोजीशन जो थी, यहाँ से आपका OH गायब हो गया। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन के बीच में एक्सचेंज OH का करवाते हो, क्या करवाते हो, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन में OH का एक्सचेंज करवाते हो, तो आपको जो ग्लूकोज का फॉर्म मिलेगा वो मिलेगा आपको अल्फा माइनस प्लस माइनस ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा माइनस प्लस माइनस ग्लूकोज, मतलब ये अल्फा ग्लूकोज है, हम इसको D प्लस ग्लूकोज ही कहेंगे। इसी संरचना में अब हमने क्या मॉडिफिकेशन किया, देखिएगा ये आपका C डबल बॉन्ड OH था, फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन को देखो, फिफ्थ पोजीशन का जो OH है ना, अब वो मैंने क्या किया, राइट साइड में लगा के मैंने उसको लेफ्ट साइड लगा दिया। अगर मैंने उसको राइट साइड में लगाया तो मैंने उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोला। अगर OH को हमने कहाँ लगाया, OH को हमने राइट साइड में लगाया, फर्स्ट और फिफ्थ का जो हमने एक्सचेंज किया ना, तो OH को हमने राइट साइड में लगाया। तो OH को हमने राइट साइड में लगाया तो ये मिला हमको ग्लूकोज का अल्फा डी फॉर्म। और अगर मैंने यहां से OH को हटा के लेफ्ट साइड पे लगाया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो हम डेक्स्ट्रो-लीवो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ये हम इसके त्रिविम गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैंने OH को लेफ्ट साइड में लगाया तो बच्चों OH को अगर आपने लेफ्ट साइड में लगाया है तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। इतना क्लियर है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से OH हटाया लेकिन हमने इस साइड ने लगा के उसको लेफ्ट वाली साइड लगा दिया, बाकी बॉन्डिंग हमने O की यहाँ से कर ली, तो ये आपका क्या बना, ये बना बीटा डी ग्लूकोज। अब बात वापस से यही आती है कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, हम क्यों ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, वो सारी रिएक्शंस करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप देखोगे
कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसको पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, उसको पढ़ने का, चक्रीय संरचना को पढ़ने का मेन मोटिव क्या है कि हम चक्रीय संरचना को इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो शिफ्स बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करता। शिफ्स बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। अगर आप उसकी अभिक्रिया करवाओगे तो वो NHSO3 के साथ अभिक्रिया आपको नहीं देगा। सेकेंड केस हम ये देखेंगे, सेकेंड थिंग हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज का जो आपका पेंटा एसिटेट ग्रुप है, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट ग्रुप, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्या करेगा? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्लियर? तीसरी चीज ये है कि जो ग्लूकोज का आपको फॉर्म मिला है ना, अल्फा एंड बीटा, जो ग्लूकोज का अल्फा बीटा फॉर्म है ये आपको बच्चों क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद ही मिलता है। कैसे मिलता है? इनका क्रिस्टलीय रूप मिलता है जब आप देखोगे कि इन दोनों का क्वथनांक भी अलग अलग है और इन दोनों को बनाने का आप देखोगे टेम्परेचर भी अलग अलग है। तो ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है ना तो वो शिफ्स बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना वो पेंटा एसिटेट ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और अल्फा बीटा के क्रिस्टलीय फॉर्म को हम ऑब्टेन करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग आपके बॉइलिंग पॉइंट्स पर। क्लियर है? तो इसीलिए हम ग्लूकोज की क्या पढ़ते हैं? चक्रीय संरचना। अब यहाँ पर हमारे पास में ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसमें आप देखोगे कि हमारे पास में ये पायरेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो पायरेन का जो स्ट्रक्चर है उसके भी हमारे पास में दो फॉर्म्स गिवन है, एक आता है आपका अल्फा फॉर्म और दूसरा आता है बच्चों आपका बीटा फॉर्म। ठीक है, ये आपका पायरेन है। पायरेन आपका 1 2 3 4 5 6 आप बोलोगे 6 बॉन्ड्स आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि पहले हमने इसके अल्फा डी फॉर्म की बात की, बाद में हमने बीटा डी फॉर्म की बात की। तो हमें लिखना क्या पड़ता है? अल्फा डी और बीटा डी के लिए हमको ब्रैकेट में प्लस लिखना पड़ता है और यहाँ पर हम इसको माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे डैश लगा के। तो देखो, जैसा अभी आपने देखा कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में हमने शिफ्टिंग करके बनाया, तो जो शिफ्टिंग होती है ना कार्बन की, वो कौन सी पोजीशंस पे होती है? सिर्फ कार्बन की शिफ्टिंग वो फर्स्ट वाली पोजीशन पर ही होती है। ठीक है, तो देखो ये आपने बनाया है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, ये स्ट्रक्चर आपका पायरेनोस का है। ये बनाया है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, क्योंकि पायरेन से बना इसका स्ट्रक्चर पायरेनोस। तो आप देखो यहाँ पर है HOH, यहाँ है OHH, HOH, OHH, HOH, CH2OH और H। डिफरेंस कहाँ देखने को मिला? सिर्फ जो फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे है ना वहां पर ही हमको स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं अल्फा डी की बात करूंगी तो उसमें मुझे H को ऊपर बनाना है, OH को नीचे बनाना है, जैसा कि हमने अभी ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में भी देखा था। और अगर मैं बीटा स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मेरे को ऊपर OH को बनाना है, नीचे H को बनाना है। तो जो पोजिशन में डिफरेंस है वो कहाँ पर आया? वो सिर्फ आपकी फर्स्ट वाली पोजिशन पर ही आया। तो ये थी आपकी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, जिसको हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड और हमने पायरेन के एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर किया। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हमने पूरा टॉपिक ग्लूकोज के ऊपर कवर किया। तो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की आप संरचना कैसे करोगे, ग्लूकोज किस किस के साथ कैसी कैसी रिएक्शंस देगा, और ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को हम कैसे बनाते हैं। तो हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कंटेंट या डीपीपी रिक्वायर्ड है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्योंकि अभी हमें डायसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारी कैटेगरी पढ़नी है, तो जिसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।